ओके, वेलकम बैक टू दी सेकंड इनिंग्स, है ना। आज का सेकंड इनिंग्स है, 20 मिनट बाद स्टार्ट हो गया तो यू कैन आल्सो कॉल इट एज T20 सेकंड इनिंग्स। बट मैं सेकंड इनिंग्स शुरू करूंगा थोड़ा अलग तरीके से, एंड दैट इज फ्यू डेज बैक। जैसे आजकल देखा होगा कि यूट्यूब के जब भी कुछ देखते हो ना, तो देखना उसके पहले ऐड आ जाता है ना। और जनरली देखना 3-4 सेकंड का पेशेंस रखना पड़ता है, कि उसके बाद एक बड़ा सा अच्छा सा एक चीज आता है, और वो एकदम देखना राइट हैंड के लोअर पार्ट में कॉर्नर पे आता है, और वो है स्किप द एड्स, है ना। यू कैन स्किप द एड इन 5 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड करके स्किप एड आता है। हम जल्दी से उस स्किप एड को प्रेस करते हैं सो दैट वो एडवर्टाइजमेंट स्किप हो जाए, और हम अपना जो भी वट एवर न्यूज व्यूज गाना शाना जो भी जिसको जो देखना है तो वो दिख जाता है ना। तो ऐसे ही हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ ऐसे ही। एडवर्टाइजमेंट पे हम लोगों को ध्यान तो होता नहीं है, बस ये कि एक फॉर्मेलिटी बन गया, क्योंकि यूट्यूब में जब वीडियो ज्यादा चल जाता है तो एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं, तो दैट इज आल्सो देयर रेवेन्यू, तो यू कैन नॉट ब्लेम देम आल्सो। तो चलो ठीक है, इट्स अ नेसेसरी एविल। नेसेसरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, यूट्यूब विल नॉट सर्वाइव, क्योंकि उनको भी अपने एम्प्लॉयज को पैसे देना है, उनको भी अपना ऑफिस मेंटेन करना है, खर्चा होता है, टेक्नोलॉजी का खर्चा है, इतना सारा सर्वर मेंटेन करने का खर्चा है, तो देखो उनका भी खर्चे हैं। तो you cannot blame them also. They also need a revenue stream, and for that advertisement is needed. लेकिन हम लोगों के लिए वो एक न्यूसेंस होता है, वीडियो चल रहा है बीच में ऐड आ जाता है, तो वो एक न्यूसेंस है एक तरीके से। तो इट्स ए नेसेसरी एविल। नेसेसरी इसलिए क्योंकि यूट्यूब अदरवाइज क्रैश हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, फाइनेंशियल मॉडल जस्टिफाइबल नहीं होगा। और एविल इसलिए क्योंकि हमें डिस्टर्ब करता है। लेकिन कभी कभी देखना कुछ एडवर्टाइजमेंट्स बड़े टचिंग हो जाते हैं, और वैसे तो बहुत रेयरली होता है, जनरली प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट को कौन ज्यादा ध्यान देता है ना। लेकिन ऐसे करते करते कुछ दिन पहले, तो मे बी अराउंड जब तुम लोग का हाफ ईयर लिस्ट चल रहा था, अब ये डेट तो याद नहीं आ रहा, बट एनीवे आई थिंक 10-12 डेज पहले की बात है। तो ऐसे ही एक एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हुआ, और मुझे मन नहीं किया उसको स्किप करने का, क्योंकि उसका स्टार्टिंग लाइन बड़ा अच्छा था। स्टार्टिंग लाइन कुछ ऐसे था कि इट्स योर क्रिएटिव नोटबुक। तो मुझे वर्ड्स बड़े अच्छे लगे, सो इट वाज सम काइंड ऑफ अ सजेशन ये था, was some kind of what is called as a creative notebook. So he was I think an American or a British guy, I mean, who was talking about that creative notebook. तो वो कुछ इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, और इंस्टीट्यूट चलाते हैं रिगार्डिंग दिस क्रिएटिव नोटबुक। हमें तो मुझे उनका कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि चलो कभी मौका मिलेगा तो तुम लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। What he is saying is that always keep a notebook with you. ठीक है ना, always keep a notebook with you. इनफैक्ट मैं इस कंटेक्स्ट में बताना चाहूंगा इज दैट किसी के भी, अब इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हो, देखना किसी के भी अगर तुम कॉपीज उठा लो, मैथ्स के कॉपी, इंग्लिश के कॉपी, फिजिक्स के कॉपी, केमिस्ट्री के कॉपी, और उसके लास्ट के 1-2 पेजेस देखो मैं फर्स्ट की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट तो वो हो गया, ऑफिशियल हो गया, फॉर्मल हो गया, है ना, नोट्स हो गए, क्लासरूम हो गया। लास्ट के देखने 1-2 पेजेस में एक्चुअली इंसान का क्रिएटिविटी निकलता है। कई बार कुछ ड्राइंग वाइंग निकलता है, तो कई बार कुछ ऐसे ही कैलकुलेशन होता है, कई बार कुछ स्क्रिबल कर देते हैं, कई बार कुछ शेरो शायरी में रहता है, सबके अपने अपने टेस्ट के हिसाब से। कुछ लोग कुछ पेंटिंग कर देते हैं उसमें, कुछ लोग कुछ क्रिएटिव लिखते हैं, कुछ लोग रोमांटिक कुछ लिख लेते हैं, व्हाटएवर कम्स टू द माइंड। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, जैसे ये कॉपी बदलेगा तो वो क्रिएटिविटी सब खत्म हो जाता है। तुमने कभी 5 साल पहले एक ड्राइंग बनाया होगा, छोटा सा अच्छा बनाया होगा, लेकिन वो अब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उस नोटबुक के पीछे था, और वो अब कबाड़ी वाले के पास जा चुका है, सो इट्स नो मोर देयर। दैट्स व्हाई दिस गाय वाज सजेस्टिंग, और मुझे आइडिया अच्छा लगा, इसलिए मैं सोचा कि तुम लोगों के साथ डिस्कस करूं। ऑलवेज कीप अ नोटबुक विद यू, एंड दैट्स व्हाट ही इज कॉलिंग एज क्रिएटिव नोटबुक। उसमें जो इच्छा है वो करो, फालतू की चीजें मत करना जो गंदा हो जाता है, काटा पीटी वाला नहीं, समथिंग दैट यू वांट टू डू। तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, एक नोटबुक इस साइज का हो सकता है, छोटा वाला, ठीक है ना, और एक मैंने नया लिया है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। देखो नया का प्रूफ देखो, अभी भी इसका कवर भी मैंने वो जो
पॉलिथीन का कवर अभी भी निकाला नहीं मैंने, तो मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा, तो मैं अब उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, ठीक है ना. तो आई वांट दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड, इवन यू आल्सो माइट इम्प्लीमेंट. व्हाट ही इज सेइंग इज दैट अपने पास हमेशा एक क्रिएटिव नोटबुक रखो. जब भी कुछ छोटा मोटा ड्राइंग करने का मन करे, चाहे छोटा मोटा कुछ भी ड्राइंग, सपोज जस्ट एक सिंपल ड्राइंग बना दो, जैसे कोई कार्टून ही बना दिया ऐसे करके, है ना, यूं ऐसे करके व्हाटएवर, कुछ कुछ बना दिया ऐसे करके, व्हाटएवर आई मीन कम्स टू द माइंड, है ना, जैसे बना दिया, है ना, और फिर ऐसे करके कुछ हाथ में पकड़ के रखा या जो भी है व्हाटएवर, है ना, सम बकेट वकेट टाइप कुछ व्हाटएवर आई मीन, और कुछ साफ सफाई का अभियान चल रहा है तो इसलिए, है ना, तो झाड़ू वाड़ू कर दिया और लो भाई ड्राइंग हो गया. अब ये क्रिएटिविटी हो गया एक व्हाटएवर आई मीन 1 मिनट का क्रिएटिविटी, ठीक है ना. तो इसको थोड़ा सा फॉर्मल कर लो ऐसे करके, चलो टांग वांग भी डाल दो, चाहो तो शर्ट वर्ट भी बना दो. अब ये कार्टून हो गया. अगर आंखें चाहते हो थोड़ा सा लिविंग, तो इसको थोड़ा ऐसे बना दो. ठीक है ना. और अगर चाहते हो इसका कुछ विस्कर्स डालना है वो भी डालो. सी यू कैन डू एनीथिंग, देयर इज नो लिमिट टू क्रिएटिविटी एक्चुअली. So therefore what you can do is that you can just quickly scribble and draw something, और मे बी अगर कुछ 2 लाइन अच्छा याद आ रहा है तो कुछ पोएम लिख दिया. तो मेंटेन अ क्रिएटिव नोटबुक. ऐसे हर एक के अंदर क्रिएटिविटी जनरली कॉपीज के लास्ट के 1-2 पेजेस में होता है, और वो पेजेस हम लोग जनरली परमानेंटली लूज कर जाते हैं. अदरवाइज इमेजिन करो हर स्टूडेंट के बचपन से तो नहीं कहूंगा, बट मान लो जब से वो कॉन्शियस हुआ है, मतलब जैसे 4th-5th के आसपास से, अगर उसने क्रिएटिव नोटबुक मेंटेन किया होता, तो पता नहीं आज के दिन तक, अभी आज 11th में तुम लोग हो, ना जाने क्या क्या बनाया होता. इवन आई वाज थिंकिंग कि कितना फैसिनेटिंग आइडिया. पर हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे देखना कॉपी के बीच में एक रोज का डायग्राम बना देंगे, कभी कॉपीज के बीच में कुछ एक पत्ता बना लेते हैं, कभी किसी का चेहरा बना लेते हैं, कभी कुछ कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ 2-4 लाइन का पोएट्री लिख देते हैं. वो कॉपी के अंदर है और वो कबाड़ी के पास चला जाता है. तो व्हाई नॉट मेंटेन ए क्रिएटिव नोटबुक whenever you are in the mood of creating anything, कुछ भी हो, ड्राइंग, पेंटिंग, पोइट्री, प्रोज, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस, whatever it can be, just use that creative notebook and keep it with you. तो देखना अगर अच्छा लगता है ना बीच बीच में, you will also learn from it. And you also learn that yes you are learning, so that's also a very interesting process. I mean. So maybe you can all, I mean, keep a creative notebook with you where all your creativity is like stamped. I mean. और इससे भी बढ़िया हैबिट बताऊं, जब भी कुछ क्रिएशन करते हो उसका डेट जरूर लिख देना. ये बड़ा फैसिनेटिंग होगा. 10 साल बाद तुम सोचोगे कि 2020 के लॉकडाउन के दौरान मैंने ये चीज किया था, तो बड़ा अच्छा लगेगा. आई एम श्योर अबाउट इट. एटलीस्ट मुझे तो उसके आइडिया सुन के बड़ा फैसिनेटिंग लगा. तो आई हैव बॉट माई सेल्फ अ क्रिएटिव नोटबुक, एंड आई वॉन्ट ईच ऑफ यू टू हैव वन क्रिएटिव नोटबुक. एंड लेट्स सी, मे बी वो नोटबुक बहुत जल्दी भर जाए तो तुमको दूसरे क्रिएटिव नोटबुक का जरूरत पड़े, क्या पता, यू नेवर नो. या नहीं. तो दैट्स हाउ. तो चलो एनीवे, दैट वाज आइडिया दैट आई गेव अभी. तो जिन जिन को ये आइडिया अच्छा लगा तो मे बी यू कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग. उसमें उन्होंने ये बोला कि एक ना स्पाइरल बाइंडिंग रखना, वो अच्छा लगता है देख. और कोई अच्छा सा छोटा मोटा कुछ ऐसे पतला सा नोटबुक रख लो, प्रेफरेबली व्हाइट. लाइंड होता है ना तो उसमें मजा नहीं आता. व्हाइट कलर का क्रिएटिव नोटबुक रख लो और उस पर जो भी क्रिएटिविटी है करो अपना, और डेट वाइज कर लेना. तो मे बी आफ्टर सम इयर्स यू विल प्रोबब्ली एंजॉय इट. ठीक है ना. चलो खैर, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल. सो नाउ वी कैन गो बैक टू आवर फिजिक्स. चलो. ओ अच्छा, देयर आर सम कमेंट्स आल्सो. कभी भी स्किप ऐड का ऑप्शन नहीं आता है, बट पूरे गाने की एडवर्टाइजमेंट में आ जाता है. नहीं, स्किप ऐड का एडवर्टाइजमेंट तो आ ही जाता है जनरली, कब है ना, जनरली देखना आता है. अब एटलीस्ट मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है ना. क्रिश सेज की मुझ पर ऐसे भी कभी ना बनेंगे, ये ना हर एक को लगता है. मेनी टाइम्स वी स्टार्ट अंडररेटिंग आवरसेल्व्स. ये गलत चीज है. जितना एक्सप्लोर करोगे उतने अपने बारे में जानो, दूसरों के बारे में नहीं, अपने बारे में. मैं ड्राइंग के बारे में कह रहा था आपकी, जो आपने मिक्की माउस बनाया था. अच्छा, ओके ओके, अच्छा सॉरी, मैं मिस इंटरप्रेट कर गया. अच्छा, देव सेज की अपनी ड्राइंग
तो अच्छा, अरे क्या बात है, ये कोई ड्राइंग अच्छा थोड़ी है। सोम होम सेज पार्ट वेटिंग रूम। चलो एनीवे, आई थिंक आई हैव गिवन यू अ आइडिया टू थिंक, अच्छा लगे इंप्लीमेंट करना। अच्छा, इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं देना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि होमवर्क में करो पहले और फिर मैं डिस्कस करूंगा। और वो ये है कि सपोज मैंने क्या किया, एक हॉलो स्फीयर लिया, लेकिन हेमिस्फीयर है, ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर है, और यहाँ पे म्यू सफिशिएंट है, ठीक है, म्यू इज सफिशिएंट। तो द क्वेश्चन इज दैट ये जो है ना कभी हॉरिजेंटल हो जाएंगे। तो व्हेन, अच्छा, केस 1 इज म्यू सफिशिएंट और केस 2 इज म्यू इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन इज फाइंड ओमेगा व्हेन hemisphere becomes like this. कभी ना कभी ऐसे भी होगा, है या नहीं? तो अगर मान लो तुम इस हेमिस्फीयर को ऐसे स्टार्ट कराओगे, जैसे स्टार्ट किया ना मैंने, यूं, तो ये देखना अभी नीचे आएगा, ऐसे करके यूं करते करते ऐसे होगा कभी ना। तो ये वाला सिचुएशन है। तो इस वक्त का ओमेगा का वैल्यू निकालना है। एक केस में म्यू सफिशिएंट है, यानी नो स्लिपिंग, और दूसरे केस में क्या है, म्यू इज इक्वल टू 0। तो एक बार नो स्लिपिंग के लिए कर लो, है ना, म्यू सफिशिएंट मींस नो स्लिपिंग, और दूसरा म्यू 0 के लिए करना है। तो दोनों में क्या नुएंसेस होंगे अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं कह रहा हूं। एंड दीज आर ऑल हॉलो हेमिस्फीयर्स, व्हेन हॉलो हेमिस्फीयर्स। एक काम करें, हेमिस्फीयर में एक फायदा हो जाता है कि सेंटर ऑफ मास r/2 पे होता है, तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है ना। इसलिए काम करो, हॉलो नहीं सॉलिड करो। ये सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं हो, तो छोटा सा ही चेंज है। हॉलो हेमिस्फीयर में क्या है ना, r/2 है, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चन, तो अवॉइड कर रहा हूं मैं, इसलिए मैंने सॉलिड बना दिया। उसमें तो 3r/8 होता है ना, मतलब सेंटर से 3r/8 होता है, बाकी तो अपने आप मैनेज कर सकते हो। चलो, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न। ये कल का होमवर्क है, और इसको एक बार घर में सॉल्व करो, फिर हम इसको डिस्कस करना चाहिए, खास करके सेकेंड वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया। आज हम लोग अब थोड़ा सा गियर चेंज करेंगे, गियर चेंज इस तरीके से करेंगे, एंड दैट इज, कई बार देखना इस टाइप के क्वेश्चन आता है, बाउंसिंग फ्रॉम अ सरफेस, कई बार क्वेश्चन आता है। तो कल हमने डिस्कस किया था एक टाइप इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, कॉस इनवर्स कुछ 6/11 है, कुछ आया था आई थिंक, सॉलिड स्फीयर का कुछ किया था हमने, लेकिन वो मैंने स्कूल से कराया था, इतना मुझे याद है कि बाउंसिंग फ्रॉम द सरफेस। आज बाउंसिंग का एक दूसरा एग्जांपल कराऊं, जरा देखो ध्यान से क्या एग्जांपल है। ये एक टेबल का कॉर्नर है, और इस टेबल के कॉर्नर में वेटिंग रूम में कोई है इट सीम्स, बट मुझे दिख नहीं रहा। अब हाँ, तो जो मैं कह रहा था इस बार, यहां पे सपोज एक मैंने सॉलिड सिलेंडर लिया, बिल्कुल एज पे रखा, दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर, एकदम एज पे रखा हुआ, बिल्कुल एज पे, देख रहे हो, मतलब बस टिका हुआ है बस। अब एक काम करो, इसको हल्का सा, ज्यादा मत करना, हल्का सा बस टच करके धक्का मार दो, हल्का सा, so that it just starts tipping over from this point. Question is, at what angle या velocity, जो दोनों में से जो भी निकालना है, does it leave
दिस सरफेस, ये सरफेस को छोड़ देगा, देखना थोड़ी देर में। तो कौन से एंगल पे ये सरफेस को जो है छोड़ देगा, दैट्स द क्वेश्चन। गो अहेड। इट्स अ सॉलिड सिलेंडर, बिल्कुल टेबल के कॉर्नर पे रखा हो। तो इसका अगर 3D व्यू बनाओगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल एज पे, ठीक है। गो अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व इट। तो maybe we'll just spend 1 minute on this, and that is कि हम अपना इंटेलिजेंस को बढ़ाएं कैसे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि हम अपना इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाएं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एक्चुअली। क्यों? क्योंकि आज के दिन में साइंटिस्टों का मानना है कि हमारे पास शायद 9 इंटेलिजेंसेस होता है, 9 या 7, आई थिंक 9 इंटेलिजेंसेस होता है। तो जब वो इंटेलिजेंस बढ़ाना मतलब ये कि 9 के 9 को बढ़ाना पड़ता है, बिकॉज़ दे आर ऑल वेरी इंटरलिंक्ड। मुझे पूरा लिस्ट तो याद नहीं आ रहा, बट एक होता है स्पेशल इंटेलिजेंस, एक होता है ऑब्वियसली मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, है ना। ऐसे करके एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ऐसे करके मतलब 9 का लिस्ट बनाया गया। तो एक मैं सजेशन दूंगा तुम लोगों को, क्योंकि आजकल ना बड़े लाइफस्टाइल थोड़ा बदल गया, मतलब इन द सेंस कि बड़ा बोरिंग टाइप का हो गया। अगर घर में न्यूज़पेपर आना शुरू हो गया, तो इन दैट केस रेगुलरली जो है ना, जितना फ्रीक्वेंटली हो सके, अगर तुम अपना मैथ स्किल्स बढ़ाना चाहते हो या विजुअलाइजर स्किल्स बढ़ाना चाहते हो, तो यू शुड एक्चुअली सॉल्व दिस सुडोकू। एंड देखना एक और आता है मैथडोकू। ये सब जापानीज मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग इंटेलिजेंस। Japanese are supposed to be one of the most intelligent race in the entire world, supposed to be। उनका जो एवरेज IQ लेवल है कॉमन पॉपुलेशन का, वो इट सीम्स की अमंग द हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो उसके कई पीछे रीजंस है, कुछ कल्चरल भी है, बट वन ऑफ द पार्ट इज दैट these are very part of their culture right from childhood, सुडोकू एंड मैथडोकू। एक और होता है स्पेशल इंटेलिजेंस बढ़ाना। स्पेशल इंटेलिजेंस बढ़ाने से क्या तो विजुअलाइजेशन बढ़ता है। स्पेशल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए यू कैन डू ड्राइंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है ना। ड्राइंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, जैसे एक चेयर है, देखो एक चेयर का डायग्राम ये भी है, साइड व्यू है या नहीं, और एक चेयर का डायग्राम ये भी है, विश्वास तो होगा नहीं, ये भी एक चेयर है। तुम लगा ये कैसे चेयर हो जाएगा, नहीं ये चेयर का टॉप व्यू है। जरा सोचो, अगर तुम ऊपर से देख रहे हो, या चलो मैं काम को तो पहले मैं 3D व्यू बना देता हूँ, ये चेयर है, हो गया। आप बताओ, अगर तुम ऊपर से देखोगे तो ये लाइन हो गया ये वाला, है ना, या ये वाला ले लो, चलो ये वाला ले लो, ये लाइन हो गया ये वाला, और ये लाइन हो गया ये वाला, ये लाइन हो गया ये वाला, और ये लाइन हो गया ये वाला। जो 4 लेग्स है वो तो दिखेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो अब लाइन पे आ गया ना, तो दैट विल बिकम नाउ अ पॉइंट। तो देयरफॉर इसी चेयर का एक व्यू ये भी है। अब विश्वास करो या नहीं करो, so these are the visualizations which are sometimes required as a part of our learning process। तो इसके लिए ना स्पेशल, इसको हम लोग स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो स्पेशल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए one should do all these perspective drawings, मतलब ड्राइंग फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स एंड पार्ट्स। तो 3D में पहले एंगल से बनाओ, साइड व्यू बनाओ, टॉप व्यू बनाओ, है ना, फ्रंट व्यू बनाओ, अलग अलग व्यू बनाओ सिंपल ऑब्जेक्ट्स के। जैसे अपने घर में कोई सपोज ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई प्रिंटर ही है, मान प्रिंटर या मॉनिटर है या लैपटॉप है, उसके अलग अलग व्यू बनाओ, मे बी नॉट डिटेल्ड, आई मीन
जस्ट द स्ट्रक्चरल व्यू काइंड ऑफ, तो उससे देखना ये सब स्किल्स बढ़ता है। तो जैसे जैसे दिमाग में आता है मैं तुम लोगों को बताता जाता हूँ, ये हम लोग का रोल है शायद। तो आज दो बता दिए कि आज तो डबल क्लास है, तो मैं बहुत ज्यादा एकेडमिक्स अभी करना नहीं चाह रहा था तो मुझे लगा कुछ करते हैं। भव्य से इसकी अगर मान लो कोई स्क्रीन पे पढ़ाते हैं तो उसको विजुलाइज करना तो दिक्कत होता है। नहीं ऐसे तो नहीं है, वो तो ना ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है कि ड्राइंग कैसे बनाए। अब जैसे ये वाला ड्राइंग अगर मान लो उतना अच्छे से नहीं आ रहा है तो आई थिंक उससे बेहतर इससे समझ में आएगा, क्योंकि ये ड्राइंग क्लियर हो गया आपकी, देखो एकदम बिल्कुल पार्टनर पे, भले इस पे थोड़ा डाउट हो बट आई डोंट थिंक इसके बाद कोई डाउट रह जाए। तो इससे ऐसे कुछ नहीं है, आई मीन बाय ड्राइंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स विजुअलाइजेशन क्लियर तो हो जाता है, ऐसे बात नहीं कि इट्स नॉट पॉसिबल है। चलो खैर लेट्स स्टार्ट। एक आंसर आ चुका है ऋषभ जैन के, दैट इज cos इनवर्स 40/67। एक और आंसर इंटरेस्टिंगली आ चुका है एंड दैट इज फ्रॉम मनशा गुप्ता एंड दैट इज cos इनवर्स 4/7। तो दो ही आंसर आ चुका है, व्हाई ओनली 2, है ना, व्हाई ओनली 2। चलो देखो एक्चुअली पता क्या होगा, हम इसको इस तरह से विजुलाइज करेंगे कि ये हो जाएगा IAOR। तो ये जो सिलेंडर है ना, सॉलिड सिलेंडर है, ये ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा और यहां से गिरना शुरू होगा, गिरते 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 कोई एक पॉइंट आएगा। तो देखो लेट मी नॉट ड्रॉ इट अ लिटिल बिगर, मैं इसको थोड़ा और बड़ा डायग्राम बनाता हूं सो दैट थोड़ा सा इसका डिटेल समझ में आ जाए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा डिटेल्स। तो ये हो गया, तो ये आ गया, ठीक है। और जिस वक्त ये जस्ट टेबल को छोड़ने वाला उस वक्त कुछ सपोज ऐसे हो, डिफिकल्ट टू ड्रॉ बट जो भी है बहुत कोशिश तो करो, ठीक है ना। तो ये इसका सिचुएशन। तो अभी तो सेंटर यहाँ पे था, है ना, तो इसका जो सेंटर है वो एकदम यहाँ पे था पहले, लेट्स से यहाँ पे पहले, और बाद में मान लो सेंटर यहाँ पे आ, तो ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन, और ये हो गया उस वक्त का जिस वक्त ये जंप कर रहा है। तो इस पॉइंट पे भी टिका हुआ है, बंधा हुआ है, और ऐसे करते करते अब जाके बाउंस करने वाला, ठीक है। तो देयरफॉर व्हाट विल हैपन इज दैट कि अगर ये एंगल थीटा है मान लो, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी तो mgr प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली 0 इज इक्वल टू mgr cos थीटा प्लस, क्योंकि इसको IOR मान रहा हूं मैं, तो देयरफॉर वही क्या वॉट एनर्जी निकाल लेते हैं। तो क्या होगा mr²/2, सॉलिड सिलेंडर तो mr²/2 प्लस mr², तो 3/2 mr² प्लस 3/2 mr², ये हो गया I। तो हाफ I अबाउट IAOR जो कि ये आ गया इनटू ω² या v²/r²। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये IOR हुआ तो ये जो इसका सेंटर मास का वेलोसिटी होगा, और अगर ओमेगा उस वक्त होता है तो ऑब्वियसली इस केस में क्या होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि वो इस एक्सिस के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट ही घूम रहा है, यानी v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r। ठीक है, आई थिंक दैट्स ओके। तो अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे ना, ये तो आ ही गया, तो इससे क्या होगा ना, v² और ये सब चीजों का रिलेशनशिप आ गया एनर्जी। अब आ जाओ क्राइटेरिया फॉर बाउंसिंग। अगर मैं इन जनरल एक डायग्राम बनाता हूं तो क्या आता है, देखो कि यहाँ पे एक नॉर्मल एक्शन आएगा, ये mg फोर्स है, तो अगर ये थीटा होगा तो ये mg cos थीटा इस तरफ होगा, और यहां पे हो जाएगा उसका mg sin थीटा केवल। तो अगर मैं रेडियली ड्रॉ करता हूं तो इन दैट केस क्या हो रहा है, देखो कि mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv²/r, है ना, उस पॉइंट के ऊपर घूम रहा है mv²। बट जब ये पॉइंट सरफेस को छोड़ने वाला है, अरियंत has asked, are you taking no slipping case? Yes, स्लिपिंग केस में नहीं कर पाएगी। तो अगर ये सरफेस को छोड़ने वाला तो यानी क्या होगा, n is equal to 0 when it is about to leave the surface, when
it is about to leave the surface. So therefore इसको 0 कर दो तो क्या आ गया, v स्क्वायर इक्वल टू m तो कैंसिल हो जाएगा rg cos थीटा, बस दैट्स इट। तो mgr, अब इक्वेशन को लिख लो दोबारा, यानी mgr इज इक्वल टू mgr cos थीटा, mgr cos थीटा प्लस 3/4 r स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, प्लस 3/4 है ना, mv स्क्वायर, तो v स्क्वायर तो यार g cos थीटा, यानी mgr cos थीटा, दैट्स इट। फिर आ जाएगा 7/4, तो यानी cos थीटा इज इक्वल टू 4/7, ठीक, यानी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4/7। Yes, we have taken no slipping case. अच्छा, नो स्लिपिंग केस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पे हो गया फ्रिक्शन अवेलेबल है, तो नो स्लिपिंग केस ले लिया मैंने, तो उसका आंसर ही आ गया। अच्छा, अगर मान लो लेट्स टेक अनदर केस, सपोज फ्रिक्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन विथ फ्रिक्शन सफिशिएंटली अवेलेबल, और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया म्यू इज इक्वल टू 0 अगर इस टेबल के सरफेस पे होगा, तो इन दैट केस क्वेश्चन में क्या चेंजेस आएंगे और आंसर क्या होगा। गो अहेड। वैसे मंशा गुप्ता has already given the answer, cos inverse 4/7, and Mancha, you are right. In fact, nobody gave the answer. अच्छा नहीं, ऋषभ ने भी ट्राई किए थे, कोई बात, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, सपोज फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इन दैट केस क्वेश्चन कैसे सॉल्व, गो अहेड। Without friction, what will be the angle at which it will jump from the surface? वैसे भाई साहब इसमें दो क्वेश्चन था, एक तो था ओमेगा और एक v भी निकालना था, तो आई थिंक थीटा आ गया, तो आई थिंक v तो आ ही जाएगा, है ना, cos थीटा तो आ गया, cos थीटा 4/7 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4/7 rg, यानी उस वक्त क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी था ना कि व्हाट वुड द वेलोसिटी व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू मूव आउट, तो यानी उस समय v कितना होगा, तो v at that time is equal to rg cos theta, तो cos theta तो 4/7, यानी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4/7 rg, ठीक है, तो अपने आप समझ में आ गया होगा। So at that time will be equal to under root of 4/7 rg। चलो, क्या होगा अगर मान लो फ्रिक्शन है ही नहीं, if there is no friction, what change will happen? Ariyantha said कि won't it bounce off just after slight force, as there is only linear motion? देखो, see, one more question that has come up from Deham is that आपने तो u 0 लिया, एक्चुअली 0 नहीं है, ये 0 प्लस है। अब 0 प्लस मतलब 0.0000001, अब उसको क्या डिफरेंस हो जाएगा, अब मान लो अगर ये जो है ना, सपोज ये v आ गया, सपोज 10, सपोज v आ गया अंडर रूट ऑफ rg cos थीटा करके, सपोज 10 आ, तो आई हैव टेकन 0, तो v 10 आया, अगर 0 प्लस होगा तो मे बी 10.0000001,
अब ये कौन बताएगा, बताओ जरा इस तरीके का आंसर। तो 10.00000001 is as good as 10 only. So that's all what the way of looking at these type of questions is. म्यू मतलब फ्रिक्शन, यस यू आर राइट। सपोज फ्रिक्शन है ही नहीं, यानी इफेक्टिवली ये पार्टिकल। सर मैंने जो न्यू इक्वल टू 0 पूछा था वो मतलब था कि जब न्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 होगा, स्पीड की बात नहीं कर रहा था जो मैंने पूछा था इनिशियली। नहीं फॉल तो करना ही होगा ना, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं होगा ना कि यू करके वो चला गया एंड ऑल, वो तो होगा नहीं। ओके देखो, इफ म्यू इज 0, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, अगर म्यू 0 हो जाता है तो इन दैट केस क्या होगा, टॉर्क इज आल्सो 0। क्यों? क्योंकि फोर्सेस क्या बच जाएंगे बताओ जरा। एक mg तो सेंटर मास के अबाउट होता है, तो उसका टॉर्क तो होगा नहीं। और नॉर्मल एक्शन तो अगर याद करके देखो, शार्प और कर्व है ना, कर्व और शार्प, ऐसे केस में नॉर्मल एक्शन कैसे देखा जाता है, टेंजेंट बना के परपेंडिकुलर, तो यानी क्या होगा वो भी देखना सेंटर के थ्रू। तो नॉर्मल एक्शन और mg फोर्स जो बनेगा वो दोनों ही सेंटर के थ्रू पास हो, है या नहीं। तो देयरफॉर क्या होगा, इस बार कोई टॉर्क होगा ही नहीं, यानी इसका कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा, इसका कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा, समझ ना। तो क्या होगा फिर ना, बस ये कि ये पॉइंट कांटेक्ट में रहेंगे, तो बस ये, क्योंकि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो तो आर के अलावा कुछ हो नहीं पाएगा, तो नीचे तो आएगा लेकिन यहाँ पे स्लाइड करेगा, और इस बार कोई ओमेगा नहीं होगा, इस बार ओमेगा 0 होगा। So therefore there is only one energy. There is only one energy, and that is half mv square. Half mv square, ये एनर्जी है। और लिविंग द सरफेस के टाइम क्या होगा, लिविंग द सरफेस के टाइम तो ये हो जाएगा कि ये वाला तो रिलेशनशिप अभी भी वैलिड, तो v स्क्वायर rg cos थीटा है या नहीं। तो v स्क्वायर rg cos थीटा होगा तो ये इक्वेशन रीड्राफ्ट कर लो, ये हो जाएगा हाफ, है ना, mgr cos थीटा तो है ही है, ये हाफ mv स्क्वायर के जगह हो जाएगा हाफ mgr cos, यानी क्या होगा 3/2, यानी हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। इसके बाद ये जो है सरफेस को लीव कर देगा, तो वेलोसिटी क्या आएगा ना, rg cos थीटा, cos थीटा तो 2/3 है, यानी अब वेलोसिटी हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/3 r। ये हो गया velocity when it is just about to leave the surface। ठीक है, अब देख लो जैसे mg cos थीटा क्यों हुआ, क्योंकि मैं इस पॉइंट के अबाउट जो है ना उसका एनालिसिस कर रहा हूं कि इस पॉइंट के अबाउट ये सर्कुलर, देखो ये जो सेंटर मास है ना, सेंटर मास इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रही है, इस पॉइंट के अबाउट सेंटर मास बस, और कोई पॉइंट नहीं, ठीक है ना, इसलिए किया। दे हमें आस्क्ड कि क्या इस केस में रोटेशनल कोऑर्डिनेट इज 0, दैट्स राइट। और उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि इस बार टॉर्क ही नहीं था, तो टॉर्क नहीं है तो अल्फा नहीं होगा, और इनिशियल तो कोई ओमेगा दिया नहीं हमने, तो अल्फा नहीं होगा, अल्फा नहीं होगा तो ओमेगा भी नहीं होगा। देखो ओमेगा नॉट यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, टॉर्क नहीं होने के कारण अल्फा भी नहीं है, तो ओमेगा भी नहीं होगा, तो देयरफॉर ओमेगा भी 0 होगा, यानी इस बार ये सब नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। mg cos थीटा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है ना इस एक्सप्रेशन में, ये नहीं, हाँ इस एक्सप्रेशन में हमने क्या किया है, नॉर्मल रिएक्शन को 0 कर, बस और कुछ नहीं। तो पिछली बार फ्रिक्शन की टॉर्क से घूम रहा था ना वो, हाँ पिछली बार फ्रिक्शन की टॉर्क से घूम रहा था ना। हाँ, पिछली बार फ्रिक्शन के टॉर्क की वजह से ही रोटेशन क्रिएट हुआ था, इस बार फ्रिक्शन के टॉर्क नहीं है तो इसलिए रोटेशन क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन एक चीज हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट के अबाउट सर्कल के अबाउट घूम रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं घूम रहा, रोटेट नहीं कर रहा, इट इज जस्ट द सेंटर ऑफ मास इज मूविंग इन अ सर्कल।
तो सेंटर ऑफ मास अगर सर्कल पे मूव करेंगे तो mv स्क्वायर बाय r वगैरह उसको तो चाहिए, तो इसलिए देखो mv स्क्वायर बाय r लिखा है, तो mv cos थीटा माइनस m इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ये उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है ऑन mg cos थीटा माइनस m, कि आफ्टर ऑल द सेंटर ऑफ मास इज स्टिल मूविंग इन अ सर्कल ना, तो वो तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है या नहीं? So I think that's the question. These are the questions that were asked of me. चलो, so that was about energy. Energy पे और डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल तो इतना ही करते हैं. अब हम लोग चलेंगे दूसरे कंसेप्ट पे, एंड दैट इज द फैक्ट दैट हमने अगर याद करके देखो एक रिलेशनशिप पढ़ा था, काफी दिन पहले पढ़ा था, तो मैं इसको याद दिलाऊंगा. लीनियर मोशन में होता है F इज इक्वल टू dp dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यही रोटेशनल मोशन में क्या हो जाता है, इसका जो काउंटर पार्ट है वो क्या है, टाउ इज इक्वल टू dl बाय dt. अब जरा बताओ, लीनियर मोशन में अगर फोर्स एक्सटर्नल नेट जीरो हो जाए तो मोमेंटम कंजर्वेशन, तो if F external is equal to जीरो, का नेट जीरो होता है, तो then dp is equal to जीरो, यानी p is equal to constant, और इसी को हम लोग बोल देते हैं as momentum conservation. Similarly, if tau external is equal to जीरो, तो क्या हो जाएगा, यानी dl is equal to zero, यानी L is equal to constant, and this will be called as angular momentum conservation. ठीक है, अब देखो मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताना चाहूंगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हम लोगों के लाइफ को बड़ा इंपैक्ट करता है कभी कभी और कुछ एरिया में भी, एंड दैट इज साइक्लोन्स. हमें पता है कि साइक्लोन का जो एपी सेंटर होता है, जो आई होता है, यहां पे कभी कभी भयंकर तबाही हो जाता है, भयंकर हो जाता है. तो पहली बात हम समझते हैं कि साइक्लोन होता क्या है ना. तो साइक्लोन में क्या होता है, बीच में अगर तुम टॉप व्यू देख रहे हो, एक ज्योग्राफिकल एरिया में अगर टॉप व्यू देख रहे हो, तो मान लो ये पोर्शन है और यहाँ पे हो गया वेरी लो प्रेशर, और यहाँ पे सराउंड करके हाई प्रेशर. इन दैट केस क्या होता है, इस लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करता है और फिर देखना ऐसे सर्कुलेट करके आता है, ये ऐसे आता है तो ये ऐसे आएगा, ये यहाँ से ऐसे आएगा, फिर इधर से भी ऐसे आएगा, तो देखना इस तरीके से सब सेंटर की तरफ मूव करता है. हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अगर मैं एक पार्टिकल का लेता हूं तो होता है mvr. तो अगर यहाँ पे कोई एक मास ऑफ द अर्थ लेते हो तो ये r हो गया, ये p हो गया, जो भी परपेंडिकुलर वगैरह वो सब हमने ले लिया. अब देखो जैसे जैसे ये पास आ रहा है तो इसका r रिड्यूस हो रहा है, तो एज द विंड्स अप्रोच द आई, तो क्या होता है, r reduces and hence v increases. और इसलिए क्या होता है, देखो साइक्लोन का कभी भी स्ट्रक्चर देख लेना, आजकल तो सैटेलाइट पिक्चर्स भी आता है, आजकल तो वेदर रिपोर्ट वगैरह भी देखते होंगे कि साइक्लोन पूरा ऐसे दिखता है. तो ये जो ड्राइंग बनाना देखना ऐसे ही दिखता है. कई बार देखना ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे श्रीलंका है ऑल, अब कई बार देखना यहाँ पे तुमको वो दिखेंगे, देखना ऐसे करके रेडिएट, ऐसे दिखेंगे. और पता चला कल ऐसे था, यानी देखो दो चीजें पता चल गया, एक तो साइक्लोन का एरिया बढ़ता जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. यानी अब देखो सपोज यहां से यहां तक लगा है सपोज 2 दिन, तो ये मान लो आधा डिस्टेंस है, तो अभी 1 दिन और लगेगा. यानी वेदर रिपोर्ट में देखना बता देते हैं वो क्या, कि देखना 1 दिन बाद ये कोस्टल रीजन को हिट करने वाला है
और जितना साइक्लोन आगे बढ़ता तो इन दैट केस क्या होता है, उसका जो एरिया एक्सपेंशन वो बढ़ता जाता है। सो इट विल हैव द साइक्लोन फॉल कहते हैं हम इसको, वो इस एरिया को हिट करने वाला है और वो प्रेडिक्टेबल है। तभी तो आजकल देखा होगा कई बार जब साइक्लोन आता है ना, जो कोस्टल रीजन्स होता है वहां से करीब करीब 8-10-20 किलोमीटर अंदर जो है सब लोगों को ले जाया जाता है बाय द गवर्नमेंट, कि पहले साइक्लोन को जाने दो, मुश्किल से कुछ घंटे के लिए साइक्लोन आता है तो साइक्लोन को निकल जाने दो, फिर अपना वापस आ जाना, क्योंकि वहां पे रहोगे तो इट्स वेरी डेंजरस। पेड़ पौधे गिर जाते हैं, इलेक्ट्रिक का जो खंभे होते हैं वो गिर जाते हैं, कभी कभी तो उनके घर भी गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हर एक का घर उतना मजबूत नहीं होता, कई जो झुकी झुपड़ी वाले जो घर होते हैं वो तो साइक्लोन में गिर जाते हैं। तो अगर उस घर में बैठे हो तो ऊपर से अगर छत गिर जाए तो छत को ये हल्का फुल्का तो होता नहीं, तो यू कैन इवन डाई ऑल्सो। तो इसलिए लोगों को खाली करके ले जाया जाता है 10-12 किलोमीटर 20 किलोमीटर अंदर, सो दैट वहां पे जो ना उसका इफेक्ट कम हो जाता है। और मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा इस साइक्लोन का, कि साइक्लोन का स्पीड क्यों ज्यादा हो जाता है टुवर्ड द सेंटर। मैंने एक्सप्लेन किया कि जितना साइक्लोन के जो विंड्स है वो करीब आता है सेंटर का, तो आर कम होता जा रहा है और एमवीआर कांस्टेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम। तो अगर आर रिड्यूस होगा तो वी बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है ना, वेलोसिटी बढ़ जाता है और नियर द आई ऑफ द साइक्लोन मैसिव वेलोसिटीज होता है। यूएस में भी बहुत सारे साइक्लोन होता है और देखो वो भी लाचार हो जाते हैं, कई बार देखा होगा 20-30 लोग मर जाते हैं। अभी इंडिया में भी रिसेंटली आई थिंक 2-3 साल पहले हुआ था एक साइक्लोन उड़ीसा में, उधर ही आता है, उड़ीसा, आंध्रा और वेस्ट बंगाल, ये 3 स्टेट जनरली ज्यादातर साइक्लोन्स के मार झेलते हैं। हाँ, और थोड़ा बहुत गुजरात, तो ज्यादातर साइक्लोन देखना इधर ही आता है। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं 3 एग्जाम्पल बताऊंगा। अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले उड़ीसा में भी एक साइक्लोन प्रेडिक्टेड हुआ, एक भी इंसान का डेथ नहीं हुआ। क्यों? ये 2 दिन पहले से प्रेडिक्ट हो गया था कि साइक्लोन आ रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, पूरे कोस्टल रीजन के लोगों को अंदर लेके चले, बसों में, ट्रेन में, ट्रक्स में लेके चले, कुछ घंटे के लिए बस। और जैसे खबर आई कि साइक्लोन अब उस एरिया से निकल गया, दे हैव ब्रॉट ऑल ऑफ देम बैक, नॉट ए सिंगल पर्सन डाइड। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल नंबर 1। उसके कुछ साल पहले गुजरात में कांडला करके एक पोर्ट है। कांडला पोर्ट इज फेमस फॉर 2 रीजंस। नंबर 1 इज ऑफ कोर्स इट्स अ पोर्ट, तो बहुत बड़ा पोर्ट है, वहां पे सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह होता है। और एक रीजन की वजह से फेमस है, एंड दैट इज वहां पे सॉल्ट बनता है। समुद्र का जो पानी है ना, तो जितने भी टाटा नमक है ना, अन्नपूर्णा नमक, और जो जितने भी रामदेव का जो नमक मिलता है ना हम लोग को घर में, वो सारा कांडला या उसके आसपास के रीजन में बनता है। ठीक है, वहां पे इतना बड़ा साइक्लोन आया कि वो सारे सॉल्ट मेकिंग के जितने भी वो थे सब तबाही हो गए। जितने भी वर्कर्स थे वो सब गांव गांव चले गए। तो कुछ दिन के लिए जब ये खबर फैल गया ना पूरे इंडिया में कि नमक बनना बंद हो गया तो लोग जो है दुकानों में जाके पता क्या खरीदते थे, नमक के थैली। क्यों? क्योंकि वहां पे नमक बनना बंद हो गया, तो कल को अगर मान लो नमक बनना बंद हो जाए और अगर मान लो सप्लाई बंद हो जाए, तो इन दैट केस क्या होगा ना, फिर बिना नमक का कैसे काम चलेगा, मतलब डेली लाइफ तो नहीं चलता है। तो लोगों ने नमक भर भर के ले गए कि कम से कम 20-25 जो है थैली नमक ले लो, सो दैट वो सिचुएशन वहां पे जब तक सुधरेगा तब तक हमारा काम चल जाएगा, फिर दोबारा वहां स्टार्ट हो जाएगा नमक बनना, तो इन दैट केस फिर से सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे भी होता है। लेकिन जो थर्ड एग्जांपल मैं बताऊंगा, दैट हैज बीन द डेडलीस्ट, दैट हैज बीन द डेडलीस्ट। ये था सुपर साइक्लोन। जिसको भी इंटरेस्ट है, जीके में इंटरेस्ट है, तो यू कैन टाइप इट इन यूट्यूब और मे बी व्हाटएवर गूगल एंड ऑल, एंड मेक ए सर्च सुपर साइक्लोन इन ओडिशा, सुपर साइक्लोन इन ओडिशा। ये भयंकर साइक्लोन, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद 10,000 लोगों के आसपास डेथ हो गई। और पूरे कोस्ट, अच्छा उस समय उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था अच्छे से प्रेडिक्ट करने वाला, तो उनका टाइमिंग्स गड़बड़ था, तो वो साइक्लोन पहले आ गए, इससे पहले कि वो खाली कराएंगे मतलब। और पूरे कोस्टल रीजन में तबाही हो गया। कोस्टल रीजन तो छोड़ो, द कैपिटल ऑफ ओडिशा इज भुवनेश्वर, जो कि कोस्ट में नहीं है, वहां से थोड़ा सा दूर है, मतलब मे बी अराउंड 50 और 100 किलोमीटर दूर है। वहां पे इतना तबाही हुआ था कि आई थिंक शायद 1 वीक के लिए कोई करंट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। क्यों? क्योंकि सारे पेड़ पौधे पूरे गिर गए, पूरे सड़कों में जो है ना जाम लग गया, क्योंकि पेड़ पौधे हो गया था, उसको काटना पड़ेगा, इतने हजारों में लाखों में पेड़ गिर गए। फिर जितने बिजली के खंभे थे वो सारा नीचे गिर गए, तार वार सब कट गए, तो यानी कैसे बिजली पहुंचाओगे घर?
है नहीं? देखो साइक्लोन चले जाते हैं, बिजली के जो इंडस्ट्रीज है, एक तो उसमें भी दिक्कत आया था, चलो उन्होंने ठीक कर लिया, लेकिन यहाँ पे सारे पोल लगाने पड़ेंगे तब ना करंट आएगा। तो ऑलमोस्ट फॉर 1 वीक, इमेजिन करो, एक हफ्ता बहुत टाइम होता है, कोई पावर नहीं था इन द कैपिटल सिटी ऑफ ओडिशा, मोस्ट ऑफ द भुवनेश्वर के पार्ट्स, इतना ज्यादा तबाही हुआ था बिकॉज ऑफ द साइक्लोन। तो देयरफॉर साइक्लोन इज एंटायरली बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है? अच्छा, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2 है दैट ऑफ बैले डांसर्स। बैले डांसर्स का देखना क्या होता है कि दे हैव द वे ऑफ हैंडलिंग, हमें उनका तो पर्टिकुलर तरीका होता है, वो कैसे हैंडल करते हैं। देखो कि while dancing what they do is that they spin करते हैं। तो स्पिन स्टार्ट कैसे करते हैं? ऐसे हाथ पैर फैला के और लेग को जनरली पीछे करके ऐसे करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट स्पिनिंग। तो देखो हाथ पैर जितना दूर होगा उतना मोमेंटम इनर्शिया ज्यादा होगा। तो स्पिन कर गए, बड़ा सा स्पिन होगा क्योंकि वो तो ऐसे करके है पूरा, यानी समवट लाइक दिस, यानी अगर ये लेग है तो ये बॉडी हो गया, ये मान लो हाथ हो गया, ये हो गया ऐसे। तो दिस इज हाउ दे स्पिन, दे स्टार्ट टू स्पिन। इस तरीके से वो स्पिन स्टार्ट करते हैं। देख रहे हो एक चीज खासियत कि बॉडी सब दूर दूर फैला देते हैं। इससे क्या होता है? मोमेंटम इनर्शिया हाई होता है और कुछ एक ओमेगा से स्टार्ट करता है। तो I1 ओमेगा 1, I is high and omega 1 is very low. जस्ट स्पिन करके स्टार्ट कर, आफ्टर ए शॉर्ट व्हाइल व्हाट दे डू इज दैट, वो देखना ऐसे हो जाता है और एक पैर पे खड़े होकर स्पिन कर, सो दे डू लाइक दिस। अब वो खड़े हो जाते हैं, है ना, ये ऐसे करके ये पैर को ऐसे रख लेते हैं और हाथ को भी जनरली ऐसे करके रखते हैं। अब क्या हो गया? देखो ऐसे हो गया, यानी अब I2 हो गया वेरी लो, तो एज ए कंसिक्वेंस देखना ओमेगा बढ़ता है। कैसे? ना देखो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, याद करके देखो, पार्टिकल के लिए तो mvr है, बट हम तो एक बॉडी है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास में क्या होता है? I ओमेगा। तो देयरफॉर क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मींस I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो जब हमने हाथ पैर ऐसे फैला के रखा है तो I ज्यादा होता है, ओमेगा कम होता है, और जैसे हाथ को ऐसे कर दिया ना तो पूरे बॉडी को एकदम एक्सिस के पास लेके आ गए। तो एक्सिस के पास अगर मास लाओगे ऑब्वियसली मोमेंटम इनर्शिया घट जाएगा। तो मोमेंटम इनर्शिया घट गया तो एज ए रिजल्ट क्या होता है? देखना बॉडी बहुत जल्दी जल्दी से स्पिन करने लगती है, स्पिन वेरी फास्ट एज अ consequence of what? Angular momentum conservation. ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 3, इस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल नंबर 3 ये है कि देखना डाइविंग में क्या होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट डाइविंग। डाइविंग में क्या होता है? देखो तो ये एक ऐसे स्टैंड होता है और यहाँ पे मान लो पानी है, वाटर है, यहाँ पे एक बंदा ऐसे करके रहता है और हाथ ऐसे करता है। देखना बिल्कुल एज पे खड़ा होगा, बिल्कुल एज पे खड़ा होगा और हाथ ऐसे करके खड़ा होता है, देखना ऐसे करके खड़ा होता है और वो देखना ऐसे करके गिरता है। अब डाइविंग में स्कोर दो तरीके से होता है। नंबर मेथड ऑफ स्कोरिंग इज दैट कि कितने रिवोल्यूशंस तुमने किया है पानी में गिरने के बाद, यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। डाइविंग में जो होता है ना, गोल्ड मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, ब्रॉन्ज मिलेगा, इसका क्राइटेरिया क्या? डाइव तो कोई भी कर जाएगा, नीचे पानी है, डाइव करके गिर जाओ, घुस जाओ। लेकिन फिर स्कोरिंग का पैटर्न कैसे होगा? स्कोरिंग इज डन इन 2 क्राइटेरिया। क्राइटेरिया नंबर 1 is how many spins have you done. Criteria number 2 is whether the entry happened like this or not. ये होता है इसका एंट्री का तरीका। ये इसका एंट्री का तरीका होना चाहिए, यानी ऐसे करके, ठीक है ना? तो वो परफेक्टली हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये 2 क्राइटेरिया होता है। अब नंबर ऑफ स्पिन को कैसे बढ़ाओगे? तो उसके लिए पता क्या करते हैं? ये लोग ऐसे करके देखना डाइव कर, और ऐसे करके जस्ट अपने आप को बस हल्का सा मतलब प्लेटफॉर्म से अपने आप को रिलीज कर देते हैं गिरने का। और देखना हवा में जब जाते हैं तो देखना जैसे ये हवा में आता है ऐसे करके, तो देखना इस स्टेज पे आके ये सब ऐसे हो जाता है, ये देखना ऐसे पकड़ लेते हैं, देखना हवा में ऐसे हो जाता है।
तो क्या हो गया, पहले ऐसे था तो पूरा बॉडी फैला हुआ है तो आई हाई और ओमेगा इज वेरी लो। ओमेगा ये कितना होता है, तो ओमेगा बहुत ही कम है, देखो ऐसा करके गिर गए तो ओमेगा तो बहुत ही कम होता है। लेकिन जब भी जैसे ही वो डाइविंग वो जो बोर्ड होता है, ये डाइविंग बोर्ड है, प्लेटफॉर्म, वहां से जब जंप कर गए तो उसके बाद अपने आप को सिकोड़ लेता है, तो आई कम हो जाता है और ओमेगा बढ़ जाता है। एज ए कंसीक्वेंस क्या होता है, अब ये स्पिन करने लगता है ओमेगा से, तो ओमेगा 2 ये हो गया, और ये हो गया ओमेगा 1, ये I1, ये I। तो सेम लॉजिक, I1 is high, omega 1 is low, is equal to I2 is low and omega 2 is high। तो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का ज्यादा होगा तो क्या होगा ना, ज्यादा नंबर ऑफ स्पिन्स करेंगे एंड देन है ना फाइनली फिर वो बाउंस जंप करेंगे वाटर में। तो चलो जंपिंग अच्छे तरीके से करने का तो वो तो देखो ट्रेनिंग है, टाइमिंग्स है, प्रैक्टिस है, लॉट ऑफ थिंग्स, बट वो जो नंबर ऑफ स्पिन्स का जो पॉइंट्स है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ऐसे बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, अब ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लेंगे। वी विल स्ट्रेट अवे नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन, ओके, बट वी हैव डन इट इन अ स्लाइटली डिफरेंट कंटेक्स्ट। आज हम लोग अलग कंटेक्स्ट पे करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, सपोज मैंने एक रॉड रखा, इस रॉड का मास m है, लेंथ l है। सपोज मैंने क्या किया, एक m मास का पार्टिकल को मैंने ऐसे थ्रो कर दिया, दिस m mass hits and sticks, so the particle hits and sticks to the rod, ठीक है। फाइंड u minimum so that vertical circle is completed. Now that's a numerical question. Please go ahead and तो find उस तरफ the, हिंज है, हाँ जी, उस तरफ हिंज्ड है वो। हाँ यहाँ पे हिंज्ड है, यहाँ पे हिंज्ड है और वो ऐसे घूम सकता है, मतलब ये रॉड हो गया तो जैसे ही आके धक्का मारेगा तो ऑब्वियसली घूम के ऊपर चला जाएगा। तो इसका अगर इसको चाहते हो कि वर्टिकल सर्कल पूरा कंप्लीट हो, इन दैट केस ओमेगा कितना चाहिए। These are some of the examples of angular momentum conservation, और भी है, I think इतना ही बहुत है। Must have got a flair and flavor of what exactly is angular momentum conservation all about। यानी हमारे रियल लाइफ में भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज होता है। Aryan has asked a question and that is answered. Is that have you considered that there is no friction? फ्रिक्शन कहाँ पे? You are meaning to say hinge? फ्रिक्शन कहाँ की बात कर रहे हो आर्यन? Sorry, अंश. Okay, Aditya Mathur has already given answer, that is root under 6GL. ठीक है ना? अभी देखता हूँ और भी। During discussion of cyclones. अच्छा मैं समझ गया। देखो एक्चुअली क्या है ना, साइक्लोन में इट्स नॉट अ परफेक्ट केस ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इट्स अ क्लोज केस। मैं समझ गया, देयर विल बी फ्रिक्शन ऑफ द एयर व्हाइल इट इज मूविंग ऑन द ग्राउंड। नॉट ओनली दैट, देयर विल आल्सो फ्रिक्शन बिटवीन एयर पार्टिकल्स आल्सो। मैं वो डिनाई नहीं कर रहा, बट दैट्स लिटिल नॉमिनल। So therefore we can approximately consider angular momentum conservation and not perfect. That I agree, that I will agree fully. Now the question that Ansha had asked was with respect to cyclones, ठीक है। चलो anyway, Aditya Mathur has given answer. Aryan has asked if तो वो valid answer के लिए भी सही होगा। I agree Aryan. The only thing is that valid answers में एक चीज जरा देखा होगा, बहुत खासियत है is that, देखो अगर मान लो सपोज मुझे बोलोगे कि स्पिन करो तो मैं स्पिन कर सकते हैं, देखो मैं स्पिन कर, तो मैं स्पिन तो कर गया, लेकिन ये बड़े एमेचर इस तरीके से किया मैंने, बड़े क्या बोलेंगे मतलब अनप्रोफेशनल, कोई स्मूथनेस नहीं था, जबरदस्ती स्पिन कर गए, ढंग से बैलेंस नहीं था, ये सब चीजें हो रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन इज दैट वी आर स्पिनिंग लाइक दिस, हम लोग ऐसे स्पिन कर रहे हैं जो भी, यानी हमारा जो पूरा पैर है ना, ये पूरा घसीट रहा है ऐसे कर, ये पूरा,
तो बीच में तो चलो थोड़ा सा ऐसे होता है तो वो नहीं, बट ये पूरा घिस रहा है, यहाँ पे भी पूरा घिस रहा है. दिस इज हाउ वी आर स्पिनिंग. लेकिन बैले डांसर्स ऐसे स्पिन नहीं करते हैं. बैले डांसर्स विल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड लाइक दिस, एक लेग पे, यानी एक लेग हवा में रहेगा और दूसरे को भी ऐसे कर देंगे. बाप रे, तो मेरे से तो खड़ा ही नहीं हो जा रहा, बैलेंस ही नहीं हो पा रहा. वो ऐसे कर देंगे. कैसे किया? तो व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल डू इट लाइक दिस, है ना. अब वो तो मेरा ड्राइंग भी ठीक से नहीं हो पाएगा, पर जो भी है ना, मेरे ड्राइंग में तो लगेगा जैसे पैर में पोलियो हुआ है किसी को, बट जो भी है बाकी तो समझ जाओ, ठीक है ना. तो लाइक दिस, so they will balance like this and not the way I was doing. Ballet dancers जो अच्छे ballet dancers होते हैं, they go even a step beyond. You know what? They have, अच्छा देखा होगा एक चीज कि ballet dancer very very thin, बहुत सुकड़े सुकड़े होते हैं, मतलब लगता है जैसे उनको खाना पीना नहीं दिया जाता है. It's a deliberate thing. It's a deliberate thing. पता है क्यों? क्योंकि ballet dancers के art of ballet is very very supposed to have high quality and high standards. अगर वो थंब के अराउंड स्पिन कर पाते हैं तो, जैसे अगर मुझे बोलोगे तो मैं ये जो अब घसीट रहा, अभी जो हो रहा है उसमें पूरे पैर घसीट रहा है, देखो ऐसे. अभी ये कैमरा तो वहां है नहीं, बट देन यू कैन बिलीव मी. लेकिन मैं थोड़ा और तरीके से स्पिन कर सकता हूँ, ऐसे. ये ऐसे हो गया. अब मैं बैलेंस तो अच्छे से नहीं हो पाएगा, बट देन आई कैन ट्राई. ये लोग ऐसे करके स्पिन कर दो, तो बैलेंस अच्छे से नहीं हो रहा, बट आई हैव ट्राइड इट. बैले डांसर्स क्या करते हैं, इससे भी एक स्टेप और आगे होता है. दे कैन स्टैंड ऑन देयर टो, यानी पूरे बॉडी का वेट उस टो पे लगा देते हैं. इससे फायदा क्या होता है कि जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बिल्कुल नॉमिनल हो जाता है. यानी यहाँ पे देख लो कितना बड़ा एरिया ऑफ कांटेक्ट हुआ, यानी टॉर्क इज क्वाइट हाई. इस पे क्या होगा, टॉर्क है बट क्वाइट लेस. बैले डांसर्स एक स्टेप और आगे, तो लाइक दे कैन बैलेंस लाइक दिस. देखना उनका टो हो जाएगा ऐसे और ऐसे कर. So it is only the toe which is in contact. देख रहे हो, वो उनके इतना ताकत हो जाता है, वो पूरा बचपन में टो के ऊपर चलने का आदत बनाते हैं. इसलिए पता है वो लोग क्या करते हैं बचपन में वो क्या करते हैं, अपने पैर को ऐसे रख के टो के ऊपर, ठीक है ना, जो भी है टो के ऊपर रखते हैं, और जो भी है व्हाटएवर यू कैन नाउ अंडरस्टैंड. अब तो मेरे से डायग्राम तो नहीं बनेगा, बट जस्ट गिव यू एन आइडिया, ठीक है ना. वो क्या करता है ना, यहाँ पे ना एक प्लास्टिक का पैकेट लगा देते हैं. दिस इज अ प्लास्टिक पैक, प्लास्टिक हार्ड पैकेट लगा देते हैं. उससे क्या होता है, पूरे दिन ना पैर ऐसे सीधा रहता है, और इसी का आदत डाल देते हैं. वो सोते हुए, चलते हुए, हॉप करते हुए, स्पिन करते हुए, वो इस प्लास्टिक के पैकेट को लगा के रखते हैं बचपन में. उससे क्या होता है, उस बच्चे को, छोटा बच्चा होता है उस समय उसका वेट कम होता है ना, तो बच्चा जो है ना आदत बना लेता है, नॉट दिस, नॉट इवन दिस, इस पे तो पूरा ये एरिया कांटेक्ट है. वो सिर्फ अपने टो पे खड़ा हो जाता है, सिर्फ टो पे, अकेले एक फिंगर पे, क्योंकि बचपन में बॉडी वेट कम होता है तो उतना संभाल लेता है. फिर उसी का प्रैक्टिस करते करते उसके टो भी पावरफुल हो जाता है. तो देखो द स्पिनिंग ऑफ अ बैले डांसर, तो मैंने बैले डांसर का एग्जांपल दिया था, उसमें जो स्पिनिंग होता है ना वो स्ट्रोक के अबाउट होता है, तो उसका एरिया बहुत कम है, रेडियस इज वेरी लेस, एंड देयरफॉर द टॉर्क इज वेरी लेस. तो इसमें भी टॉर्क कम है. और जो बैले डांसर्स के है वो तो मैं ड्राइंग नहीं कर पाऊंगा, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि ये टो हो गया और बाकी जो भी है व्हाटएवर, तो इट्स एक्चुअली स्पिनिंग अबाउट दिस. तो इसका आर इज वेरी वेरी लेस, देयरफॉर द टॉर्क इज वेरी वेरी लेस, एंड हेंस approximately L is equal to constant. ये मैं बैले डांसर्स की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल टो के ऊपर घूमता है. ये उनका वो है मास्टरी ऑफ द आर्ट ऑफ बैले डांसिंग. ठीक है, चलो खैर, नाउ लेट मी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. Those are practical answers to the queries that had come up. सबसे पहली बात तो, अच्छा इसमें कई सारे आंसर आ चुका है. आदित्य का 6 था. अंश has given under of 8/3 RTGL root GL. Deham has given 14/3 root under GL. चलो कोई बात. सबसे पहले तो देखो, एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व करना है तो इन दैट केस प्रॉपर एक्सिस चूज करना पड़ेगा.
तो अगर पिन या हिंज टाइप के क्वेश्चंस होता है, ये तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल मान लो, अगर पिन या हिंज टाइप के क्वेश्चंस होता है तो हमें उस पिन या हिंज को ही लेना पड़ता है, द एक्सिस अबाउट व्हिच आई एम गोइंग टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। नहीं बट से ऐसे क्या मजबूरी है? मजबूरी देखो ये है कि अगर पिन या हिंज की जगह कुछ और पॉइंट पे अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराने की कोशिश करोगे तो इन दैट केस दिक्कत क्या है कि वो पिन या हिंज का टॉर्क भी उस क्वेश्चन में इंक्लूड हो जाएगा और वो तो नॉन जीरो होगा। तो अगर टॉर्क नॉन जीरो हो जाए तो इन दैट केस एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व कर नहीं पाओगे। इसलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली क्यों, पिन या हिंज वाले टाइप का अगर क्वेश्चन है तो इनवेरिएबली देखना पिन या हिंज के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जाता है। तो करते हैं। तो पहली बात यहाँ का वर्ड एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो क्या होगा, अब पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर परपेंडिकुलर, तो आर परपेंडिकुलर तो एल यानी एम यू एल। बाद में कोलिजन करके स्टिक कर गया, देखो हिट्स एंड स्टिक्स है, चिपक गया और मान लो कुछ ओमेगा नॉट से स्टार्ट हुआ, तो अभी इस एक्सिस का वर्ड हम निकाल रहे हैं तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस एम एल स्क्वायर। आई से दो टर्म कौन सा यूज किया है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम? द आंसर इज नो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इंक्लूड करके रिजल्ट तो यहीं पे आ गया। तो ये जो कॉर्नर है इसके बाद रॉड का मोमेंटम विनाशिया है एम एल स्क्वायर बाय 3, और ये जो पार्टिकल चिपक गया उसका भी तो मोमेंटम विनाशिया होगा। पार्टिकल का क्या होता है, एम आर स्क्वायर, इस केस में क्या एल, तो एम एल स्क्वायर इनटू ओमेगा नॉट। सो देयरफॉर ओमेगा नॉट आ गया 4/3, 3/4, 3/4 इनटू एम तो कैंसिल होगा, एल भी कैंसिल होगा, यू बाय एल। चेक करो जरा, ठीक, ओमेगा नॉट हो गया 3/4। दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन, दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन। अगर तुमको वर्टिकल सर्कल जस्ट कंप्लीट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं ऑल द वे इसको ले जाना पड़ेगा। ये सिचुएशन हो जाएगा। तो एक काम करो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ना, अगर IAOR वाला मेथड यूज करोगे, सो में आज की अगर पूरा वो चिपक गया रॉड के साथ तो क्या पूरे सिस्टम का मास को हम 2m ले सकते हैं? बेटे 2m तो ले सकते हो लेकिन उसका कोई खास यूटिलिटी नहीं, कुछ खास यूटिलिटी नहीं है ना। चल तो लेट्स स्टार्ट विद पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस mgl और माइनस mgl बाय 2 और माइनस mgl। तो इनिशियल पोटेंशियल, इसको रेफरेंस ले रहा हूं, तो माइनस mgl बाय 2 माइनस mgl प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बोलते 3u बाय 4l का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी आई क्या होगा ना, यही वाला होगा, यानी 4/3 ml स्क्वायर। ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। फाइनली देखो अगर जस्ट पहुंच रहा है यहाँ पे तो हम ओमेगा को लेंगे एज इक्वल टू 0 प्लस, यानी वहां पे लीनियर सॉरी वहां पे टोटल काइनेटिक एनर्जी को 0 लो और पोटेंशियल ये होगा, लेकिन तो पोटेंशियल ये हो जाएगा mgl बाय 2 रॉड का प्लस mgl, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ना जो यहाँ पे है वो अभी यहाँ पे आ गया, तो ये रेफरेंस है, तो अभी mgl इसका हो गया पार्टिकल का और रॉड का हो गया mgl बाय 2, तो ये आ गया। इसको उधर ले जाओ तो 3 mgl यानी 4 बाई, अच्छा नहीं और भी तो है 9/16, एक तो 2 से इसको 2 कर दो, 2/3 इंटू 9/16 तो 8 हो गया 3/8, यानी 3/8 m l स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो रहा है, mgl 2 mgl 3 mgl यानी 3 mgl, यानी u इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ 8gl। ये आंसर आ रहा है, एक बार जरा कैलकुलेशन चेक कर लें। किसी का आंसर आया क्या? आदित्य माथुर अंडर 6gl, अंश अग्रवाल 8/3 रूट gl, देहम 14/3gl। ना ना ये तो नहीं है, ठीक है। एक बार मेरा कैलकुलेशन भी चेक कर लो, बाकी तो और कुछ नहीं इस केस के अंदर।
सर ये एक पोटेंशियल एनर्जी mgl जो लिखा है वो पार्टिकल की है ना? हाँ, पार्टिकल का माइनस mgl से लेके mgl और रॉड का माइनस mgl/2 से mgl/2। ये रॉड का इनिशियल, ये रॉड का फाइनल, ये पार्टिकल का इनिशियल, ये पार्टिकल का फाइनल। इनिशियल में वो माइनस भी इंक्लूड है ना, ये। और ये हो गया जस्ट आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी। और वो चीज जो है ना राइट हैंड साइड में मिसिंग, जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। कृष्ण अगर लास्ट की और कोई तरीका है इसका, मतलब देखो एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी ये तो यूज करना ही करना। अब और कोई तरीका बोलते देखो, जैसे मैंने आईओआर वाला काइनेटिक एनर्जी निकाला तो तुम उसको सेंटर ऑफ मास वाला प्लस रोटेशन का निकाल सकते हो, बट ऐसा तुम कभी करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा बड़ा होगा, दो क्वेश्चंस दो कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। सेंटर ऑफ मास के लीनियर वेलोसिटी को लेके हाफ एम स्क्वायर वाला टर्म और एक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर सेंटर ऑफ मास वाला लेके, तो वो झंझट क्यों पाले जब हमारे पास आईओआर है। तो ये तो मैंने हमेशा ही बोल रखा है कि जिस क्वेश्चन में आईएओआर दिख रहा है, मिल रहा है, वो तो समझ लो कि आईएओआर से ही सॉल्व कर। क्यों? क्योंकि अदरवाइज अननेसेसरी तुमको टर्म्स ज्यादा हैंडल करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा होंगे, समय ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, बर्बाद होगा। हम क्यों करें? ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव है, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, बट एज फार एज एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी इज कंसर्न, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो तो करना ही करना पड़ेगा। और इसमें डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन तुम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, और इस वजह से तुम डायरेक्टली सीधे स्टार्ट से लेके एंड तक जहां पे रॉड ऊपर चला गया उसके बीच में एनर्जी कंजर्वेशन यूज नहीं कर पाओ। इसलिए मैंने क्या किया, कोलिजन होने दिया, कोलिजन के ठीक बाद एंगुलर वेलोसिटी निकाला और वहां से फिर एनर्जी कंजर्व किया, क्योंकि एक बार कोलिजन हो गया उसके बाद और कोई एनर्जी लॉस वाला प्रोसेस इस केस में नहीं। ठीक है ना, तो दैट्स द थिंग। आई मीन एक बार देख लो, आई थिंक दैट्स मोर देन सफिशिएंट नाउ। चलो आई थिंक आज के लिए इतना ही करते हैं। आज बहुत ज्यादा फिजिक्स हो गया, लेकिन बीच में मैंने एक दो चीज और भी बताया। एक तो क्रिएटिव नोटबुक और दूसरा है अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए मैथ डोकू, सुडोकू एंड आल्सो ड्राइंग 3D फिगर्स फ्रॉम वेरियस एंगल्स। ठीक है ना, सो दोज आर थिंग्स दैट यू कैन डू इन अ स्पेयर टाइम। वैसे सबका कंप्लेंट एक ही होता है, इज दैट कहाँ टाइम स्पेयर मिलता नहीं, तो उसका जवाब एक ही होता है, एंड दैट इज स्पेयर टाइम सबके पास होता है, हम लोग जनरली उसको ढूंढते नहीं। ठीक है, चलो विद दैट मैसेज वी विल एंड हियर, टुमारो विल कैरी ऑन। एक तो मैंने वो जो 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया था वो जरूर करके आना कल, सो दैट कल उसको हम लोग जो है डिस्कस भी। ठीक है, हाँ बोलो। सर जब हम पहले वर्टिकल सर्कल पढ़ रहे थे बहुत पहले, यहाँ पे हमें सब कुछ मासलेस दिया था ना, मासलेस रॉड, मासलेस रॉड मासलेस था, थ्रेड मासलेस था, इसलिए उसका अंडर ऑफ 5GL आया। अब हाँ ठीक 5GL नहीं आएगा। अब डिपेंड करेगा पार्टिकल कैसे है, रॉड कितने मास का है, क्या रेडियस है, एक्सेट्रा, सब मैटर करेगा, जो कि पहले नहीं करता था, क्योंकि पहले एक ही पार्टिकल होता था और बाकी मासलेस होता था। इनफैक्ट उसमें तो सिर्फ एक ही एनर्जी होता था, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तो दो एनर्जी है, रोटेशनल भी है और लीनियर भी है। वो अलग बात है कि आईएओआर के कारण समेट के इकट्ठे निकल गया, बट इवन आईएओआर को अगर तुम डीपली देखो तो दैट इज द सम ऑफ 2 क्वांटिटीज, लीनियर प्लस रोटेशन, है या नहीं? तो वो चीज वहां पे मौजूद नहीं था, इसलिए वो इतना सिंपल था, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क। राइट, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। सो मैं आज क्या आपने पेपर चेक कर लिए? हाँ, पेपर चेक हो चुका है, और आई थिंक पेपर चेक होके तो आई थिंक 4-5 दिन हो भी गया, और मार्क्स भी जमा हो चुका है, तो विल सी व्हाट टू एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, चलो आज के लिए कल मिलेंगे।